नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अर्थात गैसों के द्रवीकरण का अध्ययन करेंगे। गैसों का द्रवीकरण या द्रवण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसों के द्रवीकरण के लिए दो कंडीशंस जरूरी है। पहली लो टेम्परेचर और दूसरी हाई प्रेशर। अगर किसी गैस को द्रवित करना है तो द्रवित करने से पहले उसे क्रांतिक ताप से कम ताप तक हम ठंडा करते हैं, क्योंकि क्रांतिक ताप या उससे अधिक ताप पर हम गैस को क्रांतिक ताप से जो ऊपर वाला ताप है उससे उस ताप पर हम गैस को द्रवित नहीं कर सकते, चाहे हम प्रेशर कितना ही बढ़ा दें। तो हमें गैस को द्रवित करने के लिए पहले जो गैस का क्रांतिक ताप है उससे हम ताप कम करते हैं और फिर हम गैस का दाब बढ़ाकर उसे द्रवित कर देते हैं, यानी कंप्रेस करके, दाब बढ़ाकर कंप्रेस करके, संपीड़ित करके द्रवित अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब गैसों को द्रवित करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी, यानी थ्योरीज ऑफ कूलिंग। इसमें सबसे पहले हम जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट है जब किसी गैस को हम उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित करते हैं एक स्मॉल अपर्चर से, तो गैस के ताप में कमी आती है। इसे हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। यानी जब हम गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में रिलीज करते हैं एक स्मॉल अपर्चर से, तो गैस एक्सपांड होती है और गैस के टेम्परेचर में कमी आती है, ना गैस कूल होती है। इसे हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जब गैस को ऐसा क्यों होता है? जब गैस को हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में रिलीज करते हैं तो गैस के अणु दूर दूर जाते हैं। गैस के अणु दूर दूर होने के लिए गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए अणु जो है ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा से लेते हैं। अब गतिज ऊर्जा का मान कम होने पर शीतलन या कूलिंग होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, अर्थात शीतलन होगा। तो यह जूल थॉमसन इफेक्ट है। हम शॉर्ट में कहें तो गैस को विस्तार करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे यह ऊर्जा लेकर गैस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब प्रसारित होती है तो फैलती है, जिससे कूलिंग होती है। जूल थॉमसन प्रभाव की शर्त क्या है? कंडीशंस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, और हम इसको इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप। जूल थॉमसन प्रसार में गैसों का जो शीतलन है, कूलिंग जो है, केवल तभी होगी जब उनका ताप एक निश्चित मान से कम हो। इस ताप के निश्चित मान को हम इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, जिसे हम टीआई से प्रेजेंट करते हैं। अर्थात टीआई टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही जूल थॉमसन इफेक्ट होगा, अर्थात शीतलन होगा। जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसका मान वंडरवॉल कांस्टेंट ए बी और गैस कांस्टेंट आर पर निर्भर करता है। यानी टीआई इक्वल टू क्या होगा? टीआई इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। यहाँ टीआई जूल थॉमसन, यहाँ टीआई जो है इन्वर्जन टेम्परेचर है, सेकंड थ्योरी हम ले इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। जब हम किसी द्रव का वाष्पीकरण कराते हैं तो हमें कूलिंग महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो द्रव का वाष्पीकरण करा के कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम द्रव का वाष्पीकृत कराते हैं तो जो वाष्पीकृत अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए द्रव
ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे द्रव का या द्रव की सतह का ताप घट जाता है। नेक्स्ट थ्योरी ले हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार। जब किसी गैस को दाब के विरुद्ध रुद्धोष्म प्रसार करते हैं तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए अणु की गतिज ऊर्जा का कुछ व्यय होता है और गतिज ऊर्जा के मान में कमी के कारण गैस का शीतलन होता है। और फोर्थ थ्योरी हम ले एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। क्षारीय मृदा धातु के लवण जो हैं वो चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण से भी चुंबकीय गुण की सहायता से भी परम शून्य तक शीतलन उत्पन्न किया जा सकता है, जिस पर गैसों का द्रवण होता है। यानी हम ये कहें कि रुद्धोष्म कंडीशन में हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डीमैग्नेटाइजेशन कराते हैं, जिससे उसकी एनर्जी कम होती है और शीतलन होता है। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थों का रुद्धोष्म विचुंबकन कहलाता है। अब हम मेथड लें कि किस किस विधियों से हम गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले लें फैराडे मेथड, या हम इसको ओल्ड क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, या हम हिम मिश्रण विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में हम फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको हिम मिश्रण विधि कहते हैं। फैराडे मेथड क्योंकि सबसे पहले फैराडे ने दिया था, इसलिए हम फैराडे मेथड कहते हैं, और ये सबसे पुरानी विधि है, इसलिए ये ओल्ड क्लासिकल मेथड भी कहलाती है। इस विधि की सहायता से हम SO2, H2S, CO2 आदि गैसों का द्रवण करते हैं। इस विधि में हम एक वी आकार की नली लेते हैं। इस वी आकार की नली के एक सिरे में हम क्रियाकारक पदार्थ भर देते हैं और दूसरे सिरे को हम सील्ड कर देते हैं। अब इसके एक सिरे को जहाँ क्रियाकारक पदार्थ है उसको तो हम गर्म करते हैं, और दूसरे सिरे को हम हिम मिश्रण में डुबो देते हैं। हिम मिश्रण या आइसिंग मिक्सचर, जैसे हम आइस और NaCl का मिक्सचर ले लें, या ईथर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण लें, तो ये हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। तो इसके दूसरे एंड को हम फ्रीजिंग मिक्सचर में डिप कर देते हैं। अब जैसे ही हम हिम क्रियाकारक पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्रियाकारक पदार्थ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। ये गैस यहाँ से होती हुई दूसरी नली के दूसरे एंड पर आएगी, और यहाँ हिम मिश्रण, क्योंकि यह एंड हिम मिश्रण में डूबा है तो ये गैस ठंडी हो जाएगी। और लगातार क्रियाकारक को गर्म करते हैं तो गैस बनती रहती है, जिससे इस नली के अंदर दाब भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ उच्च दाब हो जाएगा और ताप हिम मिश्रण के कारण निम्न हो जाएगा। तो निम्न ताप और उच्च दाब पर गैस द्रवित हो जाएगी। सेकंड मेथड ले हम लिंडे विधि। लिंडे मेथड जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पर आधारित है। जूल थॉमसन इफेक्ट अभी मैंने बताया था कि इस प्रभाव में जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं एक छोटे से छिद्र के माध्यम से, तो गैस का ताप कम हो जाता है, यानी कूलिंग हो जाती है। तो ये हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। तो लिंडे विधि में जूल थॉमसन इफेक्ट का उपयोग करते हुए गैसों का द्रवीकरण किया गया है। इस विधि में एक चैम्बर सी लेते हैं, एक चैम्बर सी है। इस चैम्बर सी में सकेंद्रीय नली लगी होती है। सकेंद्रीय नली को हम पंप से जोड़ देते हैं। ये एक चैम्बर सी है जिसमें गैस का द्रवीकरण होता है। इस चैम्बर सी में सकेंद्रीय नली लगी है एक, यानी गोलाकार नली है। इस सकेंद्रीय नली को हम पंप से जोड़ देते हैं और यहाँ से एक इस चैम्बर से यहाँ से जो गैस द्रवित नहीं है उसको वापस बाहर निकालने के लिए नली होती है, जो कि वापस पंप से इस गैस को
वापस चैम्बर में भेज देती है। अब हम जिस भी गैस का द्रवीकरण करना है वो पंप की सहायता से इस नली के थ्रू चैम्बर में भेजते हैं और यहाँ से हम जेट को बंद कर देते हैं। अब जब हम बहुत अधिक प्रेशर से गैस को लगातार भेजते हैं तो अंदर जो है गैस का दाब बहुत अधिक हो जाता है। तब हम इस जेट को खोल देते हैं। जेट को खोलने पर जो गैस है वो एक स्मॉल अपर्चर से बाहर की ओर रिलीज होती है। तो जब हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में गैस को रिलीज करते हैं तो गैस का ताप कम हो जाता है। अब गैस का ताप कम होगा तो ये गैस वापस इन सेकेंडरी नलियों को ठंडा करते हुए पंप के थ्रू वापस इस नली में सेकेंडरी नलियों में भेजी जाती है और हाई प्रेशर करने के बाद पुनः जेट को हम खोलते हैं तो वापस जूल थॉमसन इफेक्ट के कारण और कूलिंग होती है। तो इस तरह से हम लगातार कूलिंग करते जाएंगे और जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और अधिक दाब होगा तो ये गैस द्रवित हो जाएगी। तो ये जो विधि है ये हमारी लिंडे मेथड कहलाती है। नेक्स्ट जो विधि है वो हम लें क्लॉड मेथड। क्लॉड विधि में जूल थॉमसन इफेक्ट के साथ साथ एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी किया जाता है। यानी इस विधि में दो प्रभाव काम करते हैं, एक तो जूल थॉमसन प्रभाव और दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार। यह इस विधि में लिंडे विधि की तरह ही जूल थॉमसन इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल लिंडे विधि की तरह ही है। इसमें एक चैम्बर होता है सी, इस चैम्बर में सेकेंडरी नली लगी होती है और ये सेकेंडरी नली जो दूसरी नली से होते हुए पंप से जुड़ी होती है और पंप जो है जो गैस है उसको उच्च दाब से इन सेकेंडरी नलियों में भेजता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी नली के एक एंड से एक नली और लगी होती है पार्श्व नली। इस पार्श्व नली में एक पिस्टन लगा होता है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करा है। ये पिस्टन घर्षणहीन होता है यानी फ्रिक्शन नहीं होता है और इस नली का दूसरा एंड पुनः चैम्बर पे जुड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी गैस का द्रवीकरण करना है उसे पंप की सहायता से इन सेकेंडरी नली में उच्च दाब पर भेजते हैं। अब सेकेंडरी नली के दूसरे एंड पर जो जेट लगा है उसको हम बंद करके रखते हैं। तो जो गैस है इस पार्श्व नली से होते हुए पिस्टन को बाहर की ओर धक्का देती है। अब क्योंकि यह रुद्धोष्म स्थिति है तो जो पिस्टन को बाहर की ओर धक्का देने के लिए जो कार्य किया उसके लिए जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी से ऊर्जा लेकर कार्य पिस्टन पर कार्य होता है जिससे इसका ताप कम हो जाता है। अब ताप कम होने पर ये गैस ठंडी हो जाती है और इस चैम्बर में आकर सेकेंडरी नलियों को ठंडा कर देती है। अब जैसे ही हम हाई प्रेशर पर इस सेकेंडरी नली की गैस को प्रसारित करते स्मॉल अपर्चर से निम्न दाब क्षेत्र की ओर तो ये भी ठंडी हो जाती है और जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और दाब अधिक रहता है तो तब ये गैस द्रवित हो जाती है। तो यहाँ एक तो रुद्धोष्म प्रसार की सहायता से गैस को ठंडा किया है और दूसरा ये रुद्धोष्म प्रसार की सहायता से और दूसरा जूल थॉमसन प्रभाव की सहायता से गैस को ठंडा करते हैं और हाई प्रेशर लगाकर गैस को द्रवित कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड जो ले हम वो है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड, रुद्धोष्म विचुंबकन विधि। यह विधि शीतलन के लिए उपयुक्त है क्योंकि इस विधि में जो है अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, इस विधि में सर्वप्रथम अनुचुंबकीय पदार्थ का एक द्रव हीलियम वात के संपर्क में समतापी चुंबकीयकरण कराया जाता है। समतापीय आइसोथर्मल अवस्थाओं में ताप स्थिर रहता है। इसके बाद पदार्थ को एडियाबैटिक या रुद्धोष्म विचुंबकन कराया जाता है जिससे शीतलन होता है। यानी सबसे पहले तो जो पदार्थ है उसका समतापी अवस्था में चुंबकीयकरण कराया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ का, तो वो चुंबकीय हो जाता है। उसके बाद इसका डीमैग्नेटाइजेशन कराते हैं एडियाबैटिक कंडीशन में जिससे शीतलन हो जाता है। तो
शीतलन होने के कारण गैस का जो ताप है वो कम हो जाता है। शीतलन की मात्रा जो है लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीकरण की तीव्रता और अनुचुंबकीय लवण की ऊष्माधारिता पर निर्भर करती है। अब हम देखें किस तरह से एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कराया जाता है। इस विधि में अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, उसको 1 केल्विन ताप पर द्रव हीलियम के संपर्क में रखा जाता है। यानी इस चैम्बर में जिस भी गैस का हमें लिक्विफिकेशन करना है उसे 1 केल्विन ताप पर द्रव हीलियम के बात में, ये द्रव हीलियम बात है, उसमें रखते हैं और इस बात को कि दोनों ओर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाई मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा देते हैं। अब शकिंग पंप की सहायता से इस चैम्बर से हम गैस को बाहर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस चैम्बर में गैस को भर देते हैं, अनुचुंबकीय गैस को भर देते हैं और यहाँ हम हीलियम गैस भर देते हैं। अब ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है हीलियम गैस की सहायता से हीलियम बात के संपर्क में रहता है। अब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से इस गैस का समतापी अवस्था में चुंबकीयकरण करते हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पंप की सहायता से इस गैस को बाहर, यानी इस पंप की सहायता से हम हीलियम गैस को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ निर्वात कर देते हैं। अब निर्वात होने के कारण इस गैस का संपर्क इस हीलियम बात से कट जाता है, यानी संपर्क नहीं रहता है। अब यह जो कंडीशन होगी वो रुद्धोष्म कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हम इस गैस का अब डीमैग्नेटाइजेशन कराते हैं, विचुंबकीयकरण कराते हैं। चुंबकीयकरण से विचुंबकीयकरण होने में ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कि इसकी आंतरिक ऊर्जा से मिलेगी, जिससे इस गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात गैस का शीतलन हो जाता है। तो इस प्रकार गैस का शीतलन करके यानी टेम्परेचर कम करके गैस का लिक्विफिकेशन किया जाता है। अब गैस को लिक्विफाई करते हैं, तो गैस को लिक्विफाई करने के बाद उसके यूजेस क्या है, या लिक्विफाई गैस के यूजेस क्या है। इसमें सबसे पहले हम ले जो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग के काम में या कीटनाशक के रूप में जो क्लोरीन यूज़ की जाती है उसको हम लिक्विफाई करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो लिक्विफाई क्लोरीन है वो ब्लीचिंग में या कीटनाशक के रूप में उपयोग में आती है। दूसरा, लिक्विड अमोनिया या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका रेफ्रिजरेशन में व्यापक उपयोग किया जाता है, यानी शीतलन में उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग हम देखें, सोडा फाउंटेन में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ले हम रॉकेट या जेट विमानों आदि में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में द्रव वायु का उपयोग किया जाता है, वायु को लिक्विफाई करके फ्यूल में इसको उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट उपयोग ले हम जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है उसका उपयोग वेल्डिंग के कार्य में होता है। हवाई जहाज में जो है संपीड़ित हीलियम, कंप्रेस्ड हीलियम का उपयोग होता है। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में उदासीन वातावरण या न्यूट्रल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए जो गैस का उपयोग वो किया जाता है, यानी लिक्विफाइड, वो हमारी क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को द्रवित अवस्था में सिलेंडरों में भर के हमें सप्लाई किया जाता है, जो कि हम रसोई गैस के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी लिक्विफाई ऑक्सीजन गैस
भरी जाती है। लैब में भी हम लिक्विफाई गैस का उपयोग करते हैं, जैसे द्रव नाइट्रोजन का, द्रव हाइड्रोजन का, इनका हम लेबोरेटरीज में उपयोग करते हैं। तो ये हमारे यूजेस थे लिक्विफाइड गैसेस के। थैंक यू।